वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मानना है हमारे आज की गेस्ट का। हमारी आज की जो गेस्ट है वो है श्रीमती अरुणा गार्गे जी, जिनकी बातें इतनी इंस्पिरेशनल हैं। वो 70 ईयर्स की है, मगर उन्होंने एज अ स्कल्पटर इतना काम किया हुआ है कि उनसे बहुत कुछ सीखना बनता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको उनकी शो रील और फिर करेंगे उनका स्वागत।
वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो मैम। अरुणा गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, मैं बोलूंगी कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज आप मेरे शो पर हैं। एंड कहते हैं ना कि आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन हम सबको मिलने वाली है। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैग लाइन है, इट इज अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। पैशन, जुनून जो हम सबके अंदर बहुत होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पैशन आपके लिए क्या है, आपके लिए जुनून क्या मायने रखता है? मुझे लगता है ये जुनून नहीं है। जुनून अगर है तो वो बाहर से होता है। और अच्छा। पैशन या मैं कहूँ अंतःप्रेरणा जो होती है कि जो अंदर से होती है, और वो जैसे कि एक दिया जलता है कॉन्स्टेंटली जी। और वो बुझता भी नहीं है और उसे बुझाया भी नहीं जा सकता। ये वो अंतःप्रेरणा है कि उसे दबाया भी नहीं जा सकता और उसे कुछ मीठी बातों से उलझाया भी नहीं जा सकता। काम जो कहे तो वो करना है तो करना ही है। और जिस काम के लिए शायद हम दुनिया में आए हैं, ऐसे अभी कह सकती हूँ, मालूम नहीं कि जिंदगी की शुरुआत इस काम के लिए जब से हुई तो मैं इसी के लिए पैदा हुई थी, ऐसा कभी भी नहीं लगा था। जी। जी। तो शायद मैं तो बाकायदा फाइन आर्ट पेंटिंग की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट जी। मतलब जीडीआर्ट पूरा किया है मैंने। हम्म। लेकिन शादी के बाद जब मदन गर्गे जी का स्टूडियो था, अपना स्कल्पचर का स्टूडियो था, तो मुझे लगा कि ये एक अलग मीडियम है। मुझे रियलिस्टिक काम में बहुत इंटरेस्ट था, तो अच्छा। उसके लिए एक डेफिनेशन आता है स्कल्पचर में। उसके लिए जी। डेफिनेशन जरूरी होता है। जो Correct. लाइन में थोड़ा इधर उधर हो गया तो हाँ। किसी को पता चलता है, नहीं चलता है, या आर्टिस्टिक वर्क करके छोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन स्कल्पचर में अगर रियलिस्टिक काम है तो वो आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसे एक्सप्रेशन उसी चेंज हो तरीके जाएगा। से बिल्कुल पूरा करना पड़ता है और अच्छी तरीके से पूरा करना पड़ता है। और एक ग्रिड में अगर आप मॉडर्न में काम करती है तो उसके लिए अलग ग्रिड है, रियलिस्टिक में काम करती है तो उसके लिए अलग ग्रिड है। अब जी। बिल्कुल फिनिश काम करना चाहे तो उसके आप चेहरे में काम करे और फिर हाथ में नहीं करे या पैर में नहीं करे, ऐसा नहीं चलता। या आप कपड़ों को भी उसी दर्जे से काम करना पड़ता है जी। कि जो चेहरे पर आप काम करती है। तो हम्म। शायद हाथ की उंगलियां हो या उसके नाखून हो तो उसका भी अपना एक कैरेक्टर होता है। तो राइट, राइट। वो उसके लिए जितना भी आप इंटरेस्ट ले लो उतना बढ़ता चला जाता है। और शायद जिंदगी भी उसकी एक मर्यादा है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। ना खत्म होने वाली बात है ये कि आप सिर्फ इंसान नहीं, फिर और भी सारा है, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, बैल है, तो उनका करेक्ट। भी अपना जो कैरेक्टर है। तो आप स्केलेटन देखिए, इंसान का स्केलेटन, तो बिल्कुल उसी तरीके से जानवरों का भी स्केलेटन होता है। तो जी। किसी जी। का चेहरा सामने आगे होता है, पूंछ होती है तो वो कहाँ से निकलती है, और वो कितनी हार्ड है, सॉफ्ट है। तो इन सभी बातों का अभ्यास करते करते फिर पता चलता है कि इसमें अंदरूनी एक लिंक है। वो अपने आप में अलग है, ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं है। जी। तो ये सारी बातें समझते समझते अभी मैं अगले साल 70 साल की हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि ये पढ़ाई ही खत्म नहीं हुई अभी। ऐसे लगता है बहुत काम करना बाकी है, और जितना भी करते जाए उतनी ये पानी की और प्यास बढ़ती जाती है। उसी तरीके का ये काम करना होता है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अरुणा गार्गे जी बचपन में कैसी थी, आपका बचपन कैसा रहा? मुझे बचपन में भी मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक था और अच्छा। पढ़ने का बहुत शौक था। तो ओके। मुझे लगता था मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं थी, और कुछ और बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बस अच्छा। पढ़ना बहुत पसंद था। और मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके कलेक्शन में खलील जिब्रान थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, फिर आइंस्टाइन थे,
तो इन सब बातों का मुझे बचपन से ही उस वक्त शायद उसका महत्व इतना नहीं लगा था, फिर भी जानते 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 अब लगता है कि मुझे तो बहुत ये सारी बातें बहुत बचपन में मालूम थी। और खलील जिब्रान तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। अच्छा। और मैं एक नाम लेना चाहूंगी, युकियो मिशिमा, जापानीज राइटर थे। ओके। उनके गोल्डन टेम्पल को नोबेल प्राइज मिला है। वो एक अच्छे सामुराई थे, वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, वो अच्छे गणितज्ञ थे। क्या क्या बातें करते थे, एक जिंदगी में इतनी सारी बातें करते थे। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, एक ही काम लेके बैठे हैं और वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इतने सारे, जैसे कि हम सबको एक जिंदगी मिलते है और एक जिंदगी में एक दिन का जो है 24 घंटे मिलते हैं, या हम आधे सोने में बिताते हैं, आधे जागने में बिताते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने दुनिया में बिल्कुल ऐसा फर्क कर दिया कि उतना ही टाइम उनको मिला था जितना कि हम सबको मिलता है। जैसे कि पहले जमाने में तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब से आई है तब से ये रात का अंधेरा खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया, हम ज्यादा देर काम करने लगे। और उसके बाद तो बहुत सारी बातें बढ़ती गई इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो जिसने उसका संशोधन किया उसने तो सारी दुनिया बदल के रख दी। और उसके लिए उसे क्या मिला, नाम शोहरत, और ये इन बातों के लिए कोई काम नहीं करता। जी। लेकिन वो काम करते करते उसे अपने आप उसके पैरों तले आ जाती है वो सारी चीजें, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना संशोधन में लगा रहता है। जैसे कि सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया, या आर्किमिडीज को बताया गया कि उसे आपको मारना है, तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे ये एक गणित पूरा करने दो, इतना करने के बाद आप मार डालो। तो वो मौत का डर भी कम हो जाता है। काम करना ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब जिंदगी मेरे 45 साल स्टूडियो में निकल गए, कभी भी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे ये सब करना है। मैं तो पेंटिंग वाली थी, मेरे दिमाग में सब पेंटिंग के सपने थे। जैसे कि पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि वो फला फला आर्टिस्ट, वो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, तो शहर में रात का अगर पेंटिंग बनाना है, लैंडस्केप बनाना है, तो गांव के बाहर जाके कैप पर मोमबत्ती लगा के उसके उजाले में वो कैनवास पर पेंटिंग बनाते थे। तो हम सोचते थे अभी अपने गांव में तो बहुत ग्लेयर है, हमें गांव से कितना दूर जाना पड़ेगा, फिर मोमबत्ती लगा के पेंटिंग बनाना है। लेकिन वो तो सब हुआ ही नहीं। मैंने पेंटिंग मेरी कब जिंदगी से हल्के हल्के निकलती गई, मतलब वो पूरी तरह से जाती नहीं, लेकिन ड्राइंग बाकी रहा उसमें का। और अभी मैं तो एक नजर में बता सकती हूँ कि ये इसे क्या करना है, ये कम है ज्यादा है। तो कितनी भी बड़ा स्कल्पचर हो, तो इतना अब प्रैक्टिस से हो जाता है वो, कि आप जरूरत नहीं कि हाथ से बनाए फिर वो नाप ले, वो जरूरत नहीं रहती है। अंदाजा। आंखों से ही वो पता चल जाता है कि वो ठीक है, गलत है, सही। तो मैम अभी जैसे आपने कहा कि शादी के बाद आपने ये सीखा, तो हाँ, कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे। लाइक एक ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि काफी लोग कहते हैं कि बहुत जनों की सोच कहीं ना कहीं सीमित होती है। वो कहते हैं कि ये काम आदमियों के लिए है, ये काम औरतों के लिए है, ऐसे सीमित रखते हैं सोच। जबकि बिल्कुल देखा नहीं। और कोई जाए तो भी काम, जी हाँ, कि आप सिर्फ उसे कला की नजर से आकिए। ये औरत की कला और ये मर्द की कला, ऐसी बात तो कोई होती नहीं है मेरी नजर से। जी कि वो काम अच्छा है बुरा है, इतना ही होता है। और वो फिर बनाने वाली औरत है इसलिए बुरा बन गया, ऐसे नहीं होता है। ये मर्द ने किया है तो ठीक है, उसमें कोई भी उसे ये नहीं मिलना चाहिए
अगर काम अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगा। पूरी जिंदगी बीत गई और भी काम करने की इच्छा बाकी बीत गई, मतलब मालूम नहीं कितनी बाकी है, लेकिन ऐसे बहुत सोचते हैं कि शायद 80 साल में जीऊंगी, तो अभी 70 की हो रही है, तो लेकिन अभी है मेरे पास 10 साल बाकी है। तो तब तक, कब तक शरीर साथ दे तब तक तो मैं काम करती रहूंगी। और इच्छाओं की उम्र नहीं होती। हाँ, सही बात है, हाँ, टोटली। तो और काम भी आपको लगता है कि ये हाथ करते हैं, लेकिन हाथ काम नहीं करते, दिमाग काम करता है। और राइट। दिमाग जो सोचता है उस दिशा में हाथ चलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है तो हाथ भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पहले मुझे तो हमेशा आदत थी कि मुझे कल काम के लिए जाना है, तो पूरा काम मुझे घर में आके जो भी मैं काम करती हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं खाना बनाऊं या कपड़े निकाल के उसे ठीक से कबर्ड में रख लूं, सो जाऊं तो भी काम के ही सपने आते थे कि मुझे कल जाके क्या करना है। और फिर मैं निश्चिंत मन से, अरे ये तो मेरे दिमाग में पूरा हो गया है, अभी कल जाके उसे सिर्फ पूरा करना है। राइट। तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। काम के बारे में सोचती रहती थी, और काम को हाथ लगाया तो उसे सिर्फ पूरा करना, ये मेरे लिए बहुत आसान बात होती थी। अभी मेरा बेटा काम करता है तो मैं उसे भी कहती थी कि कहती हूँ, मतलब कि जब काम के सपने तुम्हें आने लगे तो तुम सही रास्ते पे हो। क्या अगर बात। वहां जाके सोचना शुरू कर दो कि अभी मुझे क्या करना क्या है, हाँ, तो सोचने में वक्त निकल जाता है। काम का वक्त जो है वो सोचने में नहीं जाना चाहिए, सोच तो पहले पूरी होनी चाहिए। आप जागते हो सोते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। और बहुत सारी बातें ऐसी है कि मैं तो कहीं बाहर नहीं गई थी, जेजे में भी नहीं पढ़ी मैं। बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण बम्बई जाके रहना और फिर पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जी। कोई मुझे फर्क नहीं लगता है कि मैं जहाँ भी नासिक में रही हूँ, तो मेरे अच्छे टीचर थे। और ग्रेट आस्तिक हरदन करके वो शिष्य थे, और उन्हें अच्छा। अच्छा काम मालूम था। तो हमेशा उन्होंने मुझे एनकरेज ही किया कि सिर्फ अच्छा काम करना, इतना ध्यान दो, एग्जाम में कितने मार्क मिलते हैं, इम्तिहान, ये सब बातें भूल जाओ, अच्छा काम करने की सोचो। और मैंने हमेशा वो ही किया है। अब जब घर में शायद दशहरा हो, दिवाली हो, ये हो, वो हो, तो उनकी आदत थी हमेशा कि एक पोर्ट्रेट तो बनाना ही है, किसी अच्छा। को मॉडल बिठा के एक पोर्ट्रेट। तो मैं पूरा काम निपटा के शायद शाम के 4 बज गए, लेकिन उसके बाद मैं शुरू करती और अपने आप में एक पोर्ट्रेट बना के, तो जैसे मैं उनका गुरु दक्षिणा अदा कर रही हूँ ऐसे मुझे लगता था। डायरेक्टली तो उनके पास नहीं जा सकते हैं हमेशा। जी जी। तो और वो मुझे हमेशा काम में आया कि मेरा हाथ चलता रहा, मेरा दिमाग चलता रहा। राइट। और मैम, तो जैसे कि आपने कहा कि हम्म, जब आपने सीखना शुरू किया स्कल्पचर करना, तो बहुत, मतलब मैंने जब देखा, हम लोग जब देखते हैं कि एक मूर्ति को, हमें लगता है कि हाँ ये इसकी कॉपी बनाई गई है, मगर उसकी एक्सप्रेशन पकड़ के जो चीजें आपने कही कि एकदम लकीर टू लकीर मैच करना, तो वो आपने कैसे सीखा? मतलब जब आप करते थे तो बहुत सारा हुआ होगा कि कभी काम बिगड़ा भी। एक्सप्रेशन तो उसकी जान है। जी। हाँ, आप कोई भी किसी की तरफ देखते हैं तो आप उसकी आंख की तरफ देखते हैं। जी। आंखों में गुस्सा है, खुशी है, नॉर्मल है, या आपको हेट कर रहे हैं, तो वो सब बातें पहले आंखों में आनी चाहिए। और आंख है, अगर आप हंसते भी है तो आपको मालूम है यहाँ के 28 मसल्स मूव करते हैं, तो पता भी नहीं चलता हमें कि हम हंस रहे, मतलब इसका ये इतने लोगों को, मतलब इतने मसल्स को काम करना पड़ता है। और मैं 28 जानती हूँ, शायद मेडिकल वाले और ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जरूरत हम लोग कितनी एनाटॉमी जानते हैं, सरफेस एनाटॉमी जानते हैं। जो मेडिकली जो है वो और अलग है और डीप है, लेकिन जितनी सरफेस एनाटॉमी जरूरत की है उतना तो मैं जानती हूँ। उसके लिए मुझे
बहुत बहुत आनंद है उसमें। जो स्कल है, खोपड़ी, तो लोगों के लिए वो लगता है खतरा या जादू टोना, लेकिन मुझे हमेशा एक रियल खोपड़ी है मेरे पास, तो पोर्ट्रेट के लिए उसे सामने रख देती हूँ। हर अच्छा। एक की खोपड़ी तो अलग होती है, जैसा कैरेक्टर है वैसे खोपड़ी होती है उसकी, लेकिन मुझे अलग खोपड़ी भी क्या है, लेकिन ये सामने रखती हूँ तो मेरे इंस्पिरेशन हो जाता है कि मुझे ओके। अच्छा काम करना है। और ये जैसे है, उसके इतने डिटेल होते हैं, तो वो हाँ। मसल यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, ऐसे सब जो बातें होती है, तो वो होती वही है। शायद ये कम हो, ज्यादा हो, शायद ये अब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो ये पीछे जाता है, ये आगे आता है। जब बच्चा होता है तो ये छोटा होता है, सर बड़ा होता है। या आप कुछ हॉर्स के साथ रिलेट करें तो वो घोड़े का हेड तिगुना बड़ा होता है हाँ। नॉर्मल इसमें। अगर वो अलग ब्रीड का है तो और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल हिसाब से। तो ये थोड़ा 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 जो डिटेल है, हमेशा उसके लिए मुझे बार बार याद नहीं करना पड़ता है कि आप घोड़े के पास खड़े हो तो उस पर हाथ रखकर आप अगर उस पर बैठ सकते हो, या ज्यादा ऊंचा है तो वो कौन से ब्रीड का है। हाँ। तो वो देख देख के फिर आदत सी हो जाती है कि हमें क्या दिखाना है उसे, फिर कौन से ब्रीड का दिखाना है। शायद शिवाजी महाराज है तो उनका घोड़ा या घोड़ी जो भी हो वो ज्यादा ताकतवर होगी। और कहीं भी लंबे जाना है तो एक घोड़े पे नहीं जा सकते, हर 10 किलोमीटर पे घोड़ा बदलना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं आपने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। तो उनकी घोड़ी थी, उसका नाम फला फला था। ये तो कुछ नुमाइश की बात है, तो उस पे जाएंगे, लेकिन लड़ने के लिए वो घोड़ी काम नहीं आती है, उसके लिए राइट। अलग घोड़ा होता है। तो ये सारी बातें पढ़ते पढ़ते मुझे फिर लोगों के दिमाग में वो फिक्स बैठ जाता है कि आपको यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसी चीज है कि इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है कि हमने उसके बारे में सोचा है, उस रास्ते पे हम लोग ज्यादा आगे निकल गए हैं। फिर उनकी तलवार सीधी थी या मुड़ी हुई थी, उस पर भी झगड़ा होता है, उनकी जन्म तारीख पर भी झगड़ा होता है, लेकिन इंस्पिरेशन क्या है, उनसे क्या बात लेनी है हमको, तो ये बातें भूल जाते हैं कि आपको फिर एक ही है कि डॉक्टर अंबेडकर का हाथ आप ऐसे करो, आगे करो, उनका दाया पैर आगे करो, बाया पैर पीछे करो, तो सब जैसे एक सर्कस में काम कर रहे हैं वैसे लगता है। अंबेडकर भी वैसे, सावरकर भी वैसे, अण्णाभाऊ साठे भी वैसे। तो बहुत हंसने वाली बात हो जाती है वो कि हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हर एक का चरित्र अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, तो हमारे पास ऑप्शन है तो बोलते वाह वाह ऑप्शन तो आपको बहुत अच्छे है, लेकिन फिर भी हमें वही चाहिए। ऐसा ही चाहिए। हाँ, वैसे ही चाहिए। तो क्या कर सकते हैं फिर। तो उसमें फिर बनाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाए, इतना ही हाथ में रह जाता। और हमारे स्टूडियो की एक अलग पहचान है कि हम स्मारक शिल्प बनाते हैं, मतलब एक घटना हो या एक जिंदगी हो या इतिहास का कोई हिस्सा हो। जैसे ये मालूम नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, कालकुपी आप जानती है। जी क्या? जो कालकुपी मतलब वो टाइम का। जमीन में फिर गाड़ दी जाती है अपना। अभी का कुछ जैसे इंदिरा गांधी ने किया था हाँ जी। कि बांग्लादेश पर विजय पाने पर उन्होंने वो सब बातें लिख के फिर वो जमीन में गाड़ दी। तो किसी भी जमाने में वो अगर निकल जाए तो वो अगर पढ़ सकते हैं तो इस भाषा में, आज की भाषा में उस पर लिखा हुआ है, शायद अंग्रेजी में, शायद हिंदी में। तो हमारे स्कल्पचर तो ऐसे भी कालकुपी है कि ये हाँ। शिवाजी महाराज है। दुनिया नहीं जानती है कि शिवाजी महाराज कौन है, तुकाराम महाराज कौन है, नहीं जानती है, लेकिन फिर भी उनको देख के पता चलता है कि ये कोई राजा है और इनके पीछे ऐसे लोग थे, वो इंस्पायर्ड थे।
और ये तुकाराम महाराज है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन था जी। कि जिनको शिवाजी महाराज भी मानते थे। और उनके पास जो लोग खड़े हैं वो तो अपने भक्ति भाव में वो किसी से कुछ नहीं मांगते, अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन जी। उस भक्ति वालों के काम क्या है कि राजा को एक चोर होने से बचाना है। वो तलवार यूज करता है, कुछ भी बुरा काम कर सकता है, तो इसकी तलवार किस काम आए। तो जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनके एक नॉर्मल उनको जिंदगी मिलनी चाहिए, उनको अन्याय से बचाओ। जी। तुम्हारी तलवार का यही काम है कि उन्हें अन्याय से बचाओ, गरीबी से, पिछड़े होने से बचाओ, और आ जाओ। उनके बच्चों को कोई अलग जिंदगी मिले। नहीं तो हाँ। सबको क्या करना पड़ता था, बड़े हो गए, तलवार सीख गए, फिर जाके मुगलों की छावनी में हाँ, रह जाओ। ये बन गए। हाँ, तो उन्होंने अपना फिर सोचा कि हम स्वराज बनाएंगे या ऐसे कुछ, जी। और वो जितना भी हो सके उन्होंने बनाया है कि अपने बच्चे अभी उनके लिए, अपने लिए लड़ेंगे, वो किसी औरों के लिए नहीं लड़ेंगे। और फिर औरतों की रक्षा करेंगे, जो पहले नहीं होता था, तो उनको स्वाभिमान आएगा। ये ऐसी कुछ अच्छी बातें उनके दिमाग में आ जाएगी। वो धर्म का काम था। जी। तो धर्म और राजकारण जब साथ में चलते हैं तो फिर कुछ अच्छा बनता है। और वो स्कल्पचर में हम बताते हैं, तो उसके लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में कोई भी आए, शायद वो भाषा नहीं जानता है, फिर भी वो समझता है कि इसमें क्या बताया है। अगर इस इसमें हम कामयाब हो गए तो फिर इसका कुछ अर्थ है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। अगर कोई बोलेगे कि आप ये जवाहरलाल नेहरू बनाए, उसके नीचे आपने कुछ लिखा क्यों नहीं कि ये जवाहरलाल नेहरू है। अगर ये लिखना पड़े तो काम ही छोड़ देंगे, जी। क्यों काम करने। हाँ, सही बात है। हाँ, तो इस तरीके से जाना है कि अपनी लैंग्वेज है, स्कल्पचर की अपनी लैंग्वेज है। और एक बात है कि किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की आइडेंटिटी कैसे होती है कि उस जमाने में, ज्यादा से ज्यादा पुराना जमाने में, उस वक्त की क्या संस्कृति थी, तो वो कैसे पता चलता है। तो कैसे उस भी। वक्त के एविडेंस होते हैं, कुछ राइट। आर्टिस्टिक जो होता है, तो उसी से पता चलता है कि वो कितने डेवलप थे या पिछड़े हुए थे। जी। तो अभी 4,500 साल से भी पहले ऐसे कुछ ब्रॉन्ज की मूर्तियां जो जमीन के अंदर गाड़ी गई वो मिलती है, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। तो राइट। ब्रॉन्ज का इतने सालों तक टिके रहना, मतलब उस काम की वो कामयाबी है कि वो कितने भी साल चलता रहे। लोग आते हैं तो बोलते हैं ये कितने साल चलेगा, तो हम बताते हैं कि 5,000 साल, 4,500 साल तक चलता है। अरे बोलते हैं, वो हम तो नहीं जिंदा रहेंगे। तो ठीक है, आपकी कितनी पीढ़ियां जो भी होंगी, वो तब देखेंगे। तक तो ये अच्छा रहेगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। हाँ। तो और दूसरी एक बात है, मुझे कुछ बुरा कहना है ऐसे नहीं, कि दुनिया में मार्बल का इतना काम चलता है, बहुत खूबसूरत काम चलता है, लेकिन जो काम पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, जी। वो टूटने का डर तो हमेशा लगा रहता है। वही। तो उसमें भी बहुत खूबसूरत काम बने हैं, लेकिन डर हमेशा रहता है कि वो शायद टूट जाए। लेकिन ब्रॉन्ज में वो डर नहीं है। करने के लिए तो वो बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि आर्टिस्ट का जो फाइनल हाथ है वही रहता है। ब्रॉन्ज में प्रोसेस में परसेंटेज कुछ आर्टिस्टिक जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। जी। निगेटिव पॉजिटिव उसका मोल्ड बनता है, फिर कास्ट बनता है, फिर फला फला करते वो ब्रॉन्ज का बनता है, बाद में उसका फिनिशिंग होता है। तो थोड़ा जो पहले बनता है मिट्टी में, उसमें थोड़ी तो कमी आ जाती है। राइट। लेकिन पत्थर में वो नहीं होता है। जो आर्टिस्ट होता है, वो जो काम होता है, उसी का हाथ आखिरी हाथ होता है। राइट। तो दुनिया भर में इतने सारे मार्बल के काम हैं, इटली का काम सबको मालूम है,
ग्रीक रोमन ये सब जानते हैं। हमारे यहाँ मार्बल का जो काम है जयपुर की तरफ बनता है, लेकिन उसमें मंदिर के लिए, क्लैडिंग के लिए ऐसा ज्यादा हो गया। और जी जी उत्तर और दक्षिण भारत में तो काले पत्थर में, काले ग्रेनाइट में काम हुआ है, वो तो उसका जवाब नहीं, पूरी दुनिया में जवाब नहीं। ऐसा सब हमारा इतिहास है। लेकिन हम देखते हैं पश्चिम वालों की तरफ कि वो राइट जो बोलते हैं वही सही है और हमारा तो कुछ नहीं है। तो बात ऐसी नहीं है। भूल गए हम सब, उस पर जैसे मिट्टी गिर गई। तो अपने लिए भी कुछ अभिमान की बात है, वो पढ़ाया जाना चाहिए। अभी आर्ट स्कूल में इंडियन आर्ट का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया नहीं जाता। जे स्कूल में, मैं बोलती हूँ ये बात जे स्कूल की। तो शुरुआत ही वो अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत की है, फिर उनका जी सिलेबस भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हम्म, कुछ चेंजेस आए जब बाबूराव सरवेलकर नाम के आर्टिस्ट थे, वो आर्ट डायरेक्टर बन गए, तो उन्होंने जी कुछ अलगाव आया। लेकिन हम्म, फिर भी ये जो हमारा हिंदुस्तानी काम है वो उसके नहीं बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कुछ बंगाल में सोचते हैं, कुछ मद्रास में सोचते हैं, लेकिन इतना थोड़ा सा सोचने के लिए काफी नहीं होता है। नहीं अब जी बताइए, अभी अजिंठा एलोरा का जो काम है उसकी सिर्फ कॉपियां बनाए आप, तो क्या हिंदुस्तान में किसी को नहीं चाहिए? राइट चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। और फॉरेन के लोग तो इसके पीछे पागल है। हाँ वो स्पेशली तो आते देखते हैं हाँ, तो हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हम तो उसी कीचड़ में बस ऐसे रहते हैं कि जो पढ़ा हम करते हैं। लेकिन ये एक दूर की सोच चाहिए पूरी राष्ट्र की तरफ से। जी सही कहा तो अभी मैं किसकी तरफ देखूं? हर सरकार आज है कल नहीं है, या अपने अपनी कुर्सी संभालने में सब लगे हुए हैं। अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, इसके हाँ, बारे में तो कहीं कोई सोचता ही नहीं है। जी जी और क्या कर सकते हैं हम लोग फिर? तो इतनी बात थोड़ी से आप किसी लोगों तक पहुंच जाए, पहुंच जाए तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। हम्म, लेकिन जो सुनते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, और जिनके हाथों में भी है वो कुछ करते नहीं है। तो ये थोड़ी दुख की बात लगती है। ये मैम ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो आप इंडियन आर्ट है हमारा इंडियन आर्ट उसको ज्यादा महत्व हाँ, नहीं देते हैं अपने इंडिया में ही, जबकि वो ही बाहर विदेशों में बेची जाती है और वहां लोग खरीदते हैं। हम हमारे लिए अपने घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है, ऐसा हो गया। तो एक बात है कि हमारा जो नटराज है, जी तो पूरी दुनिया में वो जानती है कि वो तांडव नृत्य है, और वो तांडव है, कुछ भी है, लेकिन उसका कंपोजिशन इतना बेहतरीन है। मैं एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उसके हम्म, आर्ट की बात कर रही हूँ, जो प्योर आर्ट है। हम्म, तो उसकी तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं है कि हमारे राइट पास क्या खरीदना है। वो तो हम्म, हमारी धरोहर है और उसे हमें संभालना चाहिए। राइट जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तब हम्म, तक इतना कुछ बाहर की दुनिया में चला गया कि जी हमसे संभाला नहीं गया। और हाँ अब है वो, उसे संभालना है तो किस तरीके से संभालना है, इस पर सही कुछ बात अच्छी सोच होनी चाहिए। एक हम्म, सेंट्रल कुछ कमेटी होनी चाहिए कि ये आगे से नहीं होगा, हाँ अभी पहले संभालेंगे और फिर उसे डेवलप करेंगे। ये अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो हम्म, बहुत बड़ी बात होगी। और वो तो सिर्फ राज्य सरकार की तरफ नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। उसके लिए कानून भी बनने चाहिए। सिर्फ कानून से काम नहीं होता, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार पैदा होना चाहिए। राइट जैसे घरों घरों में पूजा घर होता है, जी तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी इंडियन आर्ट के पीसेस होते हैं। मैं किसी के घर में जाती हूँ तो बोलती हूँ, आपका अगर मंदिर मुझे बताएंगे तो अच्छा होगा। अरे आपको देखना है? हाँ, जरूर जरूर। तो उनको अच्छा लगे इसलिए मैं उसको प्रणाम वगैरह जी करती हूँ। लेकिन मुझे देखना है कि इतना ओल्ड एंटिक है, किस जमाने का होगा,
बहुत Right. खूबसूरत है, तो ये गोल्डन पीरियड का है, 10वीं सदी से 13वीं सदी तक का काम है, तो इनकी पीढ़ी में कैसे आया होगा, तब इनका कौन होगा, तो ये सब मेरे दिमाग में चलता है। और बहुत बहुत घरों घरों में ऐसा काम है कि लोगों को उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, या वो सोचते हैं कि अगर कुछ गवर्नमेंट को मालूम हो गया तो वो हमारे भगवान लेके जाएंगे, जब्त कर लेंगे ऐसे। सोचा वो हमारे बात पास। नहीं है, अगर पर्सनल है तो वही रहने देते हैं, लेकिन एक और अलग काम है हमारे लिए कि जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कि गंगा जमुना कास्टिंग होता था, मतलब पीतल और तांबा दोनों Okay. साथ में कैसे कास्ट करते थे, मतलब शरीर तांबे का है तो उसके ऑर्नामेंट्स पीतल के होंगे, Okay. तो आज तक पता नहीं चला। इतने लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो एक बार ब्रेक हो गया बीच के जमाने में, अच्छा। सदियां बीत गई, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि वो कैसे होता था। तो ये- इस धरोहर के लिए फिर से संशोधन होना चाहिए, और वो पर्सनल होने से बजाय वो अगर कुछ सरकारी इसमें हो तो लोग बिना झिझक के काम करेंगे कि हमारे पास कुछ वक्त है, हम कुछ करेंगे 5 साल 10 साल, तो उसे में लग जा सकते हैं। जैसे कि जापानीज काम है, जैसे कि चाइनीज काम है, उनको अभिमान है, वो उनकी कैलीग्राफी अलग तरह की है, तो जी। ऐसे बड़े ब्रश है लेकिन वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। और वो ऐसे काम नहीं करते, उसे ऐसे पकड़ते हैं, ब्रश ऊपर और वो नीचे, मतलब उसकी दांडी ऊपर और ब्रश नीचे। चाहिए जितना नाजुक है, चाहिए जितना बोल्ड काम करते, अभी भी उनका चालू। हमारा सब कहाँ गया फिर? हाँ। क्योंकि हमें उसका अभिमान नहीं है, हम लोग सोचते कि जो पश्चिमी लोगों ने किया है उसी तरफ भागना चाहिए। पूरे जी। भारत में अलग अलग शैली से काम होता था, लेकिन राइट। अगर आप सोचे तो वही भगवान है, विष्णु है या शंकर है, हनुमान है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा ये भारत अखंड था भी या नहीं भी, वो बात अलग है। मतलब छोटे छोटे राज होते थे, उनके झगड़े होते थे, लेकिन कल्चर एक ही था उनका। और वो कैसे पता चलता है? तो इन चीजों से पता चलता है कि उस वक्त राइट। स्कल्पचर क्या थे। तो पहले पूरी दुनिया में स्कल्पचर, ये पेंटिंग पूरा धर्म के लिए ही काम में लगा रहता था। फिर बाद में जो सामान्य मनुष्य के लिए है वो बाद में आया। फिर यूरोप में जैसे इजम्स आए अलग अलग, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फिर बहुत 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 बदलाव आया। पिकासो भी आप जानते हैं कि वो मॉडर्न में सबसे माहिर बोलते हैं, तो उसके शुरू का काम तो बिल्कुल रियलिस्टिक था, और वो जमाना कोई जानता ही नहीं है। फिर लोग समझते हैं कि उसने शायद पागल बनाया हम लोगों को, वो तो इतना अच्छा काम करता था, फिर ये क्यों करने लगा। लेकिन उसे कहते कि वो जुनून था उसका, कि उसका आगे आगे उसे दिखता था और वो उसके पीछे भागते गए, तो उसकी जिंदगी लंबी थी, तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, ये करके देखो, वो करके देखो, वो करके देखा, ये तो मुझे मालूम था, ये किया मैंने, तो ये कब तक उसी पे ठहरे लगे थे। तो उसके आगे भी निकलना चाहिए, उसके अभी आगे भी निकल। और पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन पिकासो को वो शायद 95 उम्र के थे तब भी वो काम करते थे, और उनमें बहुत जोश था काम करने का। तो अलग अलग स्टूडियो थे, इस स्टूडियो में ये काम कर रहे थे, उस स्टूडियो में वो काम कर रहे थे, तो काम मतलब काम ही होता था, चाहे वो कहीं भी हो, किसी गांव में हो, लेकिन उनके अलग अलग जगह स्टूडियो थे और उसमें वो काम करते रहे। तो जैसे एक जिंदगी में जैसे बोलते हैं कि 2 जिंदगी जी, 3 जिंदगी जी, पूरा तो एकदम दिया। हाँ, तो वो चलते रहे और अलग अलग उनका काम बदलता गया। जी। तो जितना हर एक के पास वो नहीं होता है।
राइट। कि वो बदलाव चाहते थे और हम बदलाव हमें मालूम ही नहीं है, जो है उसी के पीछे हम रेंगते जा रहे हैं। राइट। तो हमारा अपना जो है, उसके लिए हम कुछ सोचे तो शायद वो दुनिया के लिए वो आसान नहीं है। ये जो है काम रियलिस्टिक काम है, तो मैं समझती हूँ कि वो मेरे पकड़ में आया आसान है, लेकिन ये जल्दी पकड़ में आने वाला काम नहीं है इंडियन आर्ट का काम। राइट। तो उसके लिए पीढ़ियां जाती रही, फिर बाप ने यहाँ तक लाया तो उसके बेटे ने वहां लिया, और ऐसे करते करते 10वीं सदी तक वो सुवर्ण युग बोलता है, गोल्डन पीरियड बन जाता है। तो एक ये बात नहीं कि मैं ही अगला जन्म ले लूं फिर मैं उसके आगे काम करूं, मुझे तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि यहाँ तक आते होते हमारे कुछ आशीर्वाद होते हैं पिछली पीढ़ियों के। जी। आशीर्वाद ये शब्द है, लेकिन उनका अभ्यास है, उनका काम है, उन्होंने जी। हमारे तक यहाँ लाके छोड़ा है, तो हमें उसके आगे चलना चाहिए। जी। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा मैं मानती हूँ। और जो भी काम मिले, एक और बात है कि लोग कुछ एग्जीबिशन आर्टिस्ट होते हैं और कुछ ऑर्डर के काम लेते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट बोलते हैं। तो हम एग्जीबिशन का काम नहीं करते, हम तो ऑर्डर लेके काम करते हैं। आप काम करो फिर एग्जीबिशन करो, फिर लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, वो हवा में छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें ये अच्छा लगता है कि लोग पहले एडवांस देते हैं, उनको क्या चाहिए ये बताते हैं, और उनके उम्मीद से ज्यादा हम कुछ अलग उन्हें देते हैं। तो वो खुशी उनके चेहरे पे आ जाती है। और ज्यादा काम हमने तो ये मिलता है, प्राइवेट काम अगर हो तो किसी के बंगले में अंदर में, जहाँ तो बाहर कुत्ता होता है आप देखने लिए जा भी नहीं सकते हैं। तो ये खुशी सबके लिए हम अगर बांट सकते हैं तो वही काम हमने किए हैं अभी तक। मैम, ये आप क्या कहेंगे, सफलता क्या होती है? जैसे अगर आप कह रहे हो कि आपको अभी तक लर्निंग की अभी तक बहुत ही चाह है, जिस तरह से आप बात कर रहे हो उससे भी पता चल रहा है कि आपने काफी रिसर्च की हुई है, काफी पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में। तो आप क्या कहेंगे कि आपके हिसाब से सफल क्या होता है, सफलता क्या होती है? अगर आप सफलता के पीछे भागे तो आप खत्म हो गए। अच्छा। आपकी असफलताएं जो होती है वही आपको आगे आगे चलने के लिए वो चलाती है, मतलब हमें कि नहीं ये नहीं अभी तक ठीक हुआ, ये मुझे, जैसे कि मुझे बहुत इच्छा है कि हरक्यूलिस का हेड क्या है, तो वो अच्छा। इतना भरा पूरा हेड है। अरे मैंने तो ऐसा काम अभी तक किया नहीं है। या मैं औरंगाबाद के में गई तो वहां तो बुद्ध मूर्तियां स्टोन की है, इतनी बोल्ड है, इतनी बोल्ड है। अरे ऐसा बोल्ड काम तो मैंने अभी तक किया ही नहीं है। तो इतना कुछ बाकी है। तो मैं इस सफलता के पड़ाव तक मैं जाना भी नहीं चाहती। ये छोटे छोटे पड़ाव है, लेकिन जाना तो कहीं और है कि जो बाहर की दुनिया के लिए दिखाने का नहीं है, मेरे अंदरूनी जो समाधान है वहां तक अगर पहुंचना है तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वहां तक जाना है, वहां तक जाना है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, शायद छोटी हो या बड़ी हो, तो करना बाकी है। ये जो बाकी रहता है तो उसी में हम आगे चल सकते हैं। अगर रुक गए तो रुक गए। तो और एक बात है, मुझे हमेशा अ, हमेशा मतलब ये लगा रहता कि केसर बाई केरकर नाम की एक बहुत अच्छी गायिका थी अच्छा। और महफिल में गाती थी। जिस दिन उनके तानपुरे का सा नहीं अच्छा लगा, उन्होंने तानपुरा नीचे रख दिया और फिर कभी किसी महफिल में गाई नहीं। तो बोली अच्छा। एक बार भी मेरा सा अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। अब मुझे महफिल में गाना नहीं चाहिए। अगर अपने लिए गाओ,
वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर औरों को खुशी देना जी, चाहती हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अच्छा ही खाऊं। क्या बात है। तो जब तक वो साह लगा रहेगा मैं काम करती रहूंगी। और बात है औरों को काम देने की, तो ये भी एक अलग बात है कि शायद मैंने काम किया और मेरे क्या बात बुरा शब्द है क्लाइंट है कि हम्म, उनको अच्छा लगा। लेकिन कला वहां तक नहीं है कि वो उनकी सोच में अच्छा लगा। जी जी। कला तो और बहुत अलग होती है और वहां तक पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम्म, जिंदगी जीते जीते वो करना है तो कुछ जिंदगी की जरूरतें भी होती है, जिंदा रहने की जरूरतें होती है। तो सही बात। उस हिसाब से उनकी तरफ से पैसा मिलता है और हम आगे चलते रहते हैं। तो हम्म, वो भी सेटिस्फाई रहे और हम भी सेटिस्फाई रहे। और हमारा सेटिस्फेक्शन इसमें है कि हम आगे चलते रहे। हम्म, कुछ और भी काम करना है हमें। तो वहां तक जाने के लिए जितना सफर उन्होंने साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। फिर आगे चलते थे। तो बुरा तो कोई होता नहीं है। और अगर कोई मतलब आपके मुंह में नमक आ जाए जी। तो आप वो पानी के साथ निकल जाओ, ये थूक दो। वहां रुक के मत रहो कि अरे ये तो नमक आ गया, नमक आ गया। कोई बात नहीं उसमें, हो आगे। सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो जब तक अ, कुछ मर्यादा में है तो उसके बिना टेस्ट भी नहीं आता। अगर ज्यादा हो गया तो वो हमेशा तो ज्यादा नहीं रहता है। जैसे नदी अगर एक जगह रुक गई तो फिर वो पानी गंदा हो जाता है। वो बहती है वही नदी कहलाती है। क्या बात है जी। हाँ, और जो पानी अगर रुक गया तो सड़ गया, खराब हो गया, यही सब बातें हो जाती है। तो हमें आगे चलना है, या पत्थर काट के बढ़ो या उसे मोड़ दे के बढ़ो, लेकिन आगे तो जाना है। और जो समुंदर है वो निकलते वो कोई समुंदर नदी को मालूम नहीं होता है, हम्म, लेकिन वो तो निकलती जाती है। सफलता भी ऐसा समुंदर है, शायद कहीं होगा, मालूम नहीं है। कहीं और जाते जब हैं। वो समुंदर में मिल जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता है, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो सही शायद बात। हमारी जिंदगी का अस्तित्व न रहना यही वो समुंदर में पहुंचना होगा। लेकिन तब तक तो हमें बहना है। मैम मैं मतलब वैसे होता है कि आप इतनी अच्छी बातें करें ना, मतलब कि हर बात में जो एग्जाम्पल्स हैं इतना रिलेट कर रही हूँ मैं अपने आप से। जैसे कि आपने कहा था कि हम सो नहीं पाते हैं जब हमें कुछ काम करना है, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं मेरा कल कुछ भी वर्क है तो मेरे सपने में वो चलता रहता है। तो हाँ बिल्कुल, और वो सपने आने ही चाहिए। हम्म, और अगर सपने आ गए तो पूरे होते हैं, अगर जी सपने ही नहीं आए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सही बात है। मैम आप आज के जो स्कल्पटर हैं, जो अभी युवा स्कल्पटर हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? जो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं लोग, सिर्फ बम्बई में नहीं। बम्बई का क्या हो गया कि वहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट है, जी तो वहाँ मतलब स्कल्पचर ही ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। जी। बहुत थोड़े से स्कल्पचर के कॉलेज, बहुत थोड़े से है यहाँ हम्म, स्कल्पचर एंड मॉडलिंग पढ़ाया जाता है। तो हर किसी की इच्छा होती है कि मुझे बम्बई जाना है और जे में पढ़ना है, जे स्कूल ऑफ आर्ट में। हाँ और फिर वहाँ साइड बाय साइड लोग काम भी करना शुरू कर देते हैं। या जी। तो गणपति के काम करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में सेट बनाने लगते हैं, या जी। किसी आर्टिस्ट के हाथ के नीचे असिस्टेंट बन जाते हम्म, हैं। तो वही पैसे मिल गए इसलिए और है। और उसके बारे में आपको सोचना है कि अच्छे काम की दिशा में आप कैसे जाए। हम्म, अगर इकलौता इकलौता आदमी, आदमी का मतलब मुझे आदमी औरत से नहीं है, इंसान ऐसा सोचने लगे कि बस मेरे खाने पीने के लिए इतने पैसे जरूरत के जितने मिल गए काफी हो गया, तो पूरी कला के बारे में कौन सोचेगा।
जब Right. हर कोई कला के बारे में सोचेगा तो वो अपने आप में ऊपर आ जाती है। तो सोचना यही है। और छोटे छोटे गांव में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो एक हमारे स्टूडियो में आ गया, उसने उसका एल्बम बताया, तो मैंने बोला कि आप जेजे में थे, तो वो हंस दिया। तो वो बोला अभी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी है और वहां पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसका पहले से ही इतना अच्छा काम था कि मैंने भी इतने साल देख रही हूँ मैं, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं देखा। तो बोलता है कुछ रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, इसलिए मैं जेजे में जा रहा हूँ कि जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं कुछ आगे मुझे मिल सके। तो जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी के दिमाग में ये बात है और किसी Right. के पास इतना अच्छा काम है, तो अच्छा लगता है। और कभी मैं जैसे हमारे नासिक का आर्ट स्कूल है, वहाँ एग्जीबिशन है या कुछ एग्जीबिशन के लिए वर्क चुना जाना है, प्राइजेस देने हैं, तो जी। काम देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि इतने सारे बच्चे अभी आगे क्या करेंगे, ये काम देकर वो दुनिया में जाएंगे, कौन इनको काम देगा। अगर वो टीचर बन जाएंगे, आर्ट टीचर बन जाएंगे, तो ये बच्चों को क्या खाक पढ़ाएंगे जो इनको ही नहीं आता है। तो बहुत बुरा लगता है। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप अपना ही काम करो। स्कूल में पढ़ाने की बात भी बुरी नहीं है, आर्ट में पढ़ाने की बात भी बुरी नहीं है, लेकिन वो दर्जे के साथ आप लेके जाओ कि आपसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। अभी भी मैं कहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे, उनका काम देख के मुझे इंस्पिरेशन आ जाता है। लेकिन मेरे पहले गुरु तो मेरे पति है, जो स्कल्पटर थे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। तो उन्हीं से मैंने, जो टूडी बोलते हैं, जो सिर्फ पेपर पे लाइन रहती थी मेरे रियलिस्टिक काम की, वो 3D कैसे बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके आगे फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन मेरे पहले गुरु तो वही है। जी। तो जैसे कबीर ने कहा है, संत कबीर ने, कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो। आप गुरु है, इसीलिए मुझे गोविंद के दर्शन हो गए। तो गुरु हमेशा अच्छा होना चाहिए, और गुरु होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, कि उसी से पीढ़ी दर पीढ़ी फिर काम आगे चलता रहता है। और इंडियन आर्ट का यही हुआ कि काम करना, जैसे कि औरंगजेब के जमाने में बंद हो गया, तो काम नहीं है इसलिए वो गुरु हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। फिर उन्हें किसी ने आगे पढ़ाया नहीं, इसलिए आगे वो फिर ब्रेक हो गया पूरा। तो ये नहीं होना चाहिए। गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है, और वही आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे ले जाता है। तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन गुरु हमेशा उसके ऊपर होता है। तो मतलब आपने कहा कि हाँ सही में गुरु का जो स्थान है वो तो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि उन्हीं से पूरी शिक्षा हमें मिलती है। और सही में जहां से भी आप लोग आर्ट सीख रहे हो, मतलब यू शुड चेक कि आपके गुरु कौन है जो आपको सही दिशा दे सके और सही काम करवाए। तो मैं तो आर्ट स्कूल में थी, तो हमारे जो यहाँ कॉलेज शुरू हुआ, वहाँ वीजी कुलकर्णी थे। अच्छा। बूढ़े आदमी थे और ऐसे सफेद मूछे और बिल्कुल गोरा गोरा रंग, और हमेशा उन्हें देख के डर लगता था कि अभी ये, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट आदमी थे। और अच्छा। हमेशा यही कहते थे कि इम्तिहान के लिए काम मत, काम अच्छा करने के लिए अच्छे करो। 5 साल सीखना भी जरूरी नहीं है, 3 साल में तुम सीख सकते हो। सिर्फ अच्छा काम करो, इतना ही ध्यान में रखो। तो ये बात नहीं है कि हर वक्त वो उंगली पकड़े रहे। जो वो बात करते हैं उसी से हमें सोचना पड़ता है, और अगर आप सोचने लगते हैं तो समझने लगते हैं। तो उनका नाम मैं ले सकती हूँ। एक
केशव मोरे नाम के गुरु थे। तो यहाँ जो रियलिस्टिक काम चलता था वाटर कलर का, ऐसे थोड़े थोड़े पतले पतले रंग की, जो हर स्टूडेंट के जमाने में हमें बहुत पैसा बचाने के लिए हम ऐसा थोड़ा थोड़ा कलर लेके थोड़ा थोड़ा लगाते थे। तो वो बोलते थे पहले ये वाटर कलर बंद कर, ऑयल पेंट करना शुरू कर दो। अरे वो तो बहुत महंगा है, आप कुछ भी करो, आप 2 साड़ियों में रहो, लेकिन आपको ऑयल कलर में ही काम करना है। वो तो पेपर महंगे थे, आगे चलकर कैनवास शुरू हुए। तो हमने क्या किया, फिर कोई पिक्चर देखना बंद कर दिया, कोई नए कपड़े लेना बंद कर दिया, जितना भी हो सके पैसा बचा बचा के। और फिर मैं किसी न्यूज़पेपर में काम करती थी, कार्टून चलाती थी। अब अच्छा। मुझे उस वक्त वो कार्टून की ग्रेड भी समझ में नहीं आती थी। जब तक चलता था तो चल लिया, उनके पैसे आ गए तो आर्ट मटेरियल डीलर वाले को दे देती थी। फिर घर में भी ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती थी कि घर से बहुत सारा पैसा मिले और मैं बहुत सारा काम करूं। तो आगे चलकर तो मैंने क्या किया कि मुझे स्केचिंग करने के लिए स्केच बुक, तो ऐसे सर बोलते थे कि महीने में आपके 2 स्केच बुक होने चाहिए। तो अच्छा। मेरे 2-3 दिनों में ही स्केच बुक खत्म हो जाते थे। फिर मैंने वो किलो पे पेपर मिलते थे जो न्यूज़पेपर के काम में थे, वो लेना शुरू कर दिया। फिर बाद में तो मैंने क्या किया कि छपा हुआ जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें डायरेक्ट इंक से काम करना शुरू कर दिया कि वो बोल्ड होता है और वो न्यूज़पेपर दिखता ही नहीं है, फिर मेरा काम ही दिखता है। तो वो करना शुरू कर दिया। जितना भी पुराने कैनवास इस तरफ से काम हो गया, फिर मैं पिछली तरफ से काम करती थी। तो काम करना है मुझे, इतना ही मुझे मालूम हो सकता है। जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं काम कर लेती थी। मैंने बोला नदी या निकल जाती है या पत्थर फोड़ देती है, कुछ ना कुछ करके तो। कैसे भी और करके निकल। अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे अगर बच्चा हो, बच्ची हो, वो पेंटिंग सीखना कहे, अरे कितना सारा खर्चा है उसके लिए, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा ये तो इतना खर्चे का है और इसे पढ़ाना नहीं चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा, या मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं कहा कि ये तो खर्चे वाली बात है, तुम पेंटिंग मत करो। उनकी तरफ से मुझे पूरी छूट थी, मैं जो करना है वो कर। तो मैं बस करती गई। अभी पेंटिंग का है मेरे पास, कागज, कलर, ब्रश कुछ भी नहीं है। स्कल्पचर शुरू गया तो वो ही दिमाग में घुस गया और वही 3D ही पहले नजर के सामने आता है। पहले ऐसा था कि कोई काम करना है तो उसका पहले मैं ड्राइंग कर लेती, क्योंकि मुझे ड्राइंग आता है। अभी मैं करती हूँ कि पहले उसका 3D स्केच बनाती हूँ और उसे सबमिट करने के बजाय फिर मैं उसका ड्राइंग करती हूँ और वो भी ऐसे उल्टा हो गया। मैं मैम कहूंगी कि बोलते हैं ना, जो पैशन, जो जुनून हमारे शो की टैगलाइन है, वो पूरी हाँ, तरह से आपके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, और इतना इतना आपके अंदर ऐसे एक्साइटमेंट और वो जो खुशी है आपके फेस पे शेयर करने में, रियली आपको बहुत बहुत सलाम है, नमस्कार है मेरा। एक 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 बात है कि मुझे लगता है कि वो आपके अंदर जलता हुआ दिया है। जी। जब वो तक, हाँ। कांस्टेंट, हाँ, वो जब तक जलता है तब तक ये। और रहे। मुझे कुछ बताने की मतलब आपके हिसाब से मैं कुछ बता सकती हूँ, इसलिए मुझे शायद एक्साइटमेंट हो गई होगी। नहीं तो मैं कुछ नहीं, बात भी नहीं करती हूँ अपना काम, और मैं किस चीज से नहीं, ज्यादा लेकिन वो मिलती भी बहुत नहीं हूँ। अच्छा लग रहा है मैम, हम लोग को ये सुनना था। मतलब जो एक एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आप कह रहे हैं आप अभी 70 इयर्स के हैं, तो हाँ, एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव। हमें बहुत बहुत सारी चीजें आपने बताई जिस तरह से हमने सोचा नहीं। तो ये सब, मैं आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये चीज बहुत ही इंस्पायर करेगी। जैसे मेरा मेन मेन मोटिव होता है कि इंस्पिरेशन और जो बातें हैं हम तक पहुंचनी चाहिए, लोगों के मन को छूनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी बात बहुत हमारे दिल को छू है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप उसमें कुछ। और ये वो फोटोग्राफ्स है, वो तो आपने शायद इस्तेमाल नहीं किए। जी, वो मैं शो रील बनने वाली है, उसमें से बनाऊंगी। आप जब देखेंगे शो, ये टेलीकास्ट होके, तो अच्छा, आपको दिखेगा कि वो किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करता है। ओके ओके। मैं और मुझे, आपसे शो का आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। आप कुछ कहना हाँ चाह रहे थे? जी,
आप अभी कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी बात काटी। शायद मुझे याद नहीं है। मैं कुछ कह, हाँ वही कि अंदर का जलाया हुआ दिया है, जी तो उसी के, हाँ एक बात है कि जी। ये जो दिया है, आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल कितना बड़ा है आपको मालूम नहीं है, तो आखिर तक वो प्रकाश नहीं दे रहा है। लेकिन हम्म, आप एक वक्त कितना चलते हैं, एक पैर, उसके लिए वो दिया काफी है। सही और बात। आप चलते चलते, या जंगल है या और कुछ है, जब तक अंधेरा है कभी ना कभी तो उजाला आता ही है। हम्म, और तब तक आप चलने की शक्ति उस दिए में जो अंदर जल रहा है, वो ताकत उसमें होती है। क्या बात। हम्म। मैम, मैं आपसे आप हमारे शो का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा। हाँ, आप ये जो काम कर रही है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अलग अलग लोगों से बात कर रही है, और जी शायद उनके अंदर की बातें निकल रही है कि जो उनको बतानी है, और बताने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। जी। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बताएं, वो काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं बताऊं कि मैंने क्या है अंदर में। वैसे तो मैं अभी वो नहीं है, फिर भी उनकी उंगली पकड़ रही हूँ, ऐसे मुझे लगता है कि अभी मिश्रा। उन्होंने वो मुझे इंस्पायर किया है। जी तो उसी के साथ वो गीता में, विनोबा जी ने मराठी में लिखा है कि जी। उन्होंने गीताई का अनुवाद किया है। हाँ जी। तो गीताई माऊली माझी, हम्म, वो तो मेरी माँ है, गीताई, जी। गीता। तिचा मी बाळ नेणता, उसका मैं बच्चा हूँ, पढ़ता रड़ता घेई उचलोनी कड़ेवरी। अब जब मैं गिर जाऊं या रोऊं, वो मुझे उठा लेती है। तो ये भगवत गीता का ये भी मैंने अनुभव किया कि एक्सीडेंट के बाद वो चले गए। कभी लगता था कि ये शायद बुरा सपना है, और आँख खुल जाए तो सब कुछ फिर नॉर्मल हो सकता है। नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चले गए, वो है। तो लेकिन वैसा तो होता नहीं है, कोई पहले जाता है कोई बाद में रहता है। जी। और फिर हर वो काम करना मेरे लिए कुछ और बात नहीं थी, कठिन बात नहीं थी। लेकिन कई तरह के प्रॉब्लम आते जाते रहते, तो उसमें फिर मैं, मेरा लड़का, फिर मेरे दो भतीजे। तो एक भतीजा मेरा पूरा प्रोसेस का काम देखता है, आर्ट वर्क का, जी जो फाउंड्री तक, आखिर तक जो फिनिश काम है वो देखता है। फिर दूसरा है वो ऑफिस का काम देखता है, जो लेन देन है, टेंडर भरना है या इनकम टैक्स के काम है, जी। फिर पेमेंट्स है या हम्म, वसूली है, तो वो सब वो देखता है। तो हम चार खंबे पे टिका हुआ ये है, या ये ऐसी गाड़ी है कि वो अभी इंजन नहीं है उसके लिए, जी तो उम्र के हिसाब से मुझे इंजन बनना पड़ा। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि मेरे पास, उनके पास जो था वो सब कुछ मेरे पास है। वो बहुत बहुत कुछ जानते थे, और मैं बहुत कुछ जानना अभी भी चाहती हूँ। तो मालूम नहीं है, लेकिन गाड़ी तो अब तक चल रही है। जो स्टूडियो है, हाँ एक बात बताना है कि अगले साल हमारे स्टूडियो को 100 साल पूरे हो रहे हैं। क्या इनके, बात। हाँ मेरे हस्बैंड के पिताजी भी आर्टिस्ट थे, और अच्छा। उस जमाने में वो ऑयल पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर करते थे, फोटोग्राफी की भी मोनोपोली थी। और हम्म, एक बात है कि टैक्सीडर्मी, मतलब ये जो जानवर होते हैं, शेर या बाघ, हम लोग देखते हैं म्यूजियम में, या स्टबर्ड्स होते हैं, जी। तो उसका काम हमारे ये यहाँ चलता था, कि जो उस वक्त सिर्फ कलकत्ता में चलता था या मैसूर में चलता था, और अच्छा। तीसरे हमारे नासिक में गर्गे आर्ट स्कूल में चलता था। वो बहुत महत्वपूर्ण काम चलता था। तो हमेशा चहल पहल भरा हुआ स्टूडियो था। फिर मेरे ससुर जी गुजर गए, बाद में पूरा वो नीचे आ गया। फिर इनका जब
से KJ में पढ़ के आए, स्टूडियो फिर से शुरू हो गया, लेकिन हम ये कल्चर ही चाह रहा फोटोग्राफी या इस तरह से, मतलब पानी अगर कहीं कहीं भाग जाए तो उसका दम निकल जाता है, तो एक ही तरफ चलते रहो तो ज्यादा परिणामकारक बन सकता है। ये सोचना भी नहीं पड़ा, उसी में लगाव था, वही करते रहे। मतलब मेरा बताया मैंने कि मैं कब पेंटिंग करूंगी, मैंने हमेशा पूछती, तो बोलते तुम रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग कर लेना। अरे मेरी रिटायरमेंट कहाँ है, इसमें तो रिटायरमेंट है नहीं, अब तो वो भी नहीं है पूछने के लिए, पूरा डिसीजन मेरा ही। मुझे भी वही करना पड़ता है कि वो करते थे, अभी भी काम करती हूँ। हम चाहते हैं कि आप रिटायर हो ही नहीं और आपकी उम्र बहुत लंबी हो, ताकि हमें बहुत कुछ सीखने और देखने मिले। आप जो वर्क करते हो बहुत ही अच्छा है, और हम सब चाहते हैं कि हाँ, आपकी बहुत लंबी उम्र है मैम, अभी बहुत कुछ देखना है आपका। जब तक हाथ पैर चलते हैं उतनी ही उम्र ठीक है। थैंक यू वेरी मच थैंक आपकी यू, शुभकामनाएं के लिए। ओके, थैंक यू so much for being on the show, ma'am. Thank you so much.